वन तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 5th जिसमें है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हम प्लांट्स में जो प्लांट डिसीज़ और जो पेस्ट होते हैं उन्हें किस तरीके से, कौन से ऐसे बायोलॉजिकल मेथड हैं जिनकी वजह से हम उसे बायोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं कि जितने भी डिसीज़ और जितने भी पेस्ट हैं, पेस्ट का मतलब कि एक अनवांटेड टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो होते हैं, मतलब कुछ सिमिलर अनवांटेड टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें पेस्ट कहा जाता है। तो उन पेस्ट और प्लांट्स के डिसीज़ को रिमूव करने के लिए हमें किसी तरीके की केमिकल की ज़रूरत ना हो, इसे हम बायोलॉजिकल मेथड से कर सकें। इस मेथड को इसीलिए चुना गया बिकॉज ऑफ जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, जब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाली जाती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हुआ करते थे। तो केमिकल्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे थे, प्लांट की हेल्थ को एज वेल एज सॉइल को भी पॉल्यूट कर रहे थे, और जो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैं उनको भी पॉल्यूट कर रहे थे। इनफैक्ट जो वीडिसिंस डाली जाती थी वीड्स को रिमूव करने के लिए, और जो इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, वीडिसिंस तो सॉइल को मीन्स दैट पॉल्यूट करती ही हैं, इनफैक्ट जो वाटर होता है वहाँ पर उसको भी पॉल्यूट करती हैं। और जो हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो अनवांटेड हार्मफुल इंसेक्ट्स के साथ साथ जो यूज़फुल इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें भी मार देते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया गया। ओके, तो हम पढ़ते हैं। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज़ एंड पेस्ट। बायो कंट्रोल का मतलब ये है कि हम बायोलॉजिकल मेथड से प्लांट के डिसीज़ को और प्लांट पेस्ट, जो कि प्लांट में इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे उसे राहत दिला सकें। In modern society, these problems have been tackling increasingly by the use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. मॉडर्न सोसाइटी में, आजकल की सोसाइटी में इन सारी प्रॉब्लम्स को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो ख़त्म कर रही हैं। ठीक है, मीन्स दैट इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इन सारी प्रॉब्लम से डील कर रही हैं। लेकिन ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एज वेल एज एनिमल्स, इन्वायरमेंट, प्लांट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और हमारी जो सॉइल होती है वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती है जो वेडिसिंस डाली जाती है वीड के लिए। आवर सॉइल इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ वेडिसिंस टू रिमूव वीड्स। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज़। बायोलॉजिकली हम कैसे पेस्ट और डिसीज़ को कंट्रोल करते हैं ये इसमें बताएगा। इन एग्रीकल्चर देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रियलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हम जब केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसिंस जैसे केमिकल्स का यूज़ कर रहे थे, तो इसकी जगह पर हम नेचुरल प्रिडेशन का यूज़ करेंगे। मीन्स दैट नेचुरल प्रिडेटर्स, कुछ ऐसे प्रिडेटर्स जो कि अनवांटेड इंसेक्ट्स को खा सके, अनवांटेड इंसेक्ट्स को वो इनटेक कर सके, जिससे कि अनवांटेड इंसेक्ट्स कम हो जाए। लेकिन पूरी तरीके से हमें ख़त्म नहीं करना है अनवांटेड इंसेक्ट्स को। ठीक है, अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ फर्दर हेल्थ। बायोडाइवर्सिटी की आगे की हेल्थ के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट भी है। द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated। इसमें बता रहा है कि जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी लैंडस्केप की उतने ही ज़्यादा सस्टेनेबल होगा हमारा इन्वायरमेंट। मीन्स दैट आगे के लोग जो आ रहे हैं, जो आगे की जनरेशन आ रही है, उनके लिए जो है वो भी रिसोर्स के तौर पर वर्क करेगा। रिसोर्स के लिए वो सारे लोग इसे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में the organic farming therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो इंसेक्ट्स और पेस्ट होते हैं इनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाता है, बट इंस्टेड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। अब एक इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए एक चेक और बैलेंस का सिस्टम बनाया जाता है। जो फार्मर्स होते हैं वो चेक और बैलेंस के सिस्टम से इन सारे इंसेक्ट्स को मैनेज करते हैं कि ये इंसेक्ट्स पूरी तरीके से ख़त्म ना हो। बिकॉज ऑफ अगर ये इंसेक्ट्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे तो जो यूज़फुल इंसेक्ट्स जो इनको खा करके ज़िंदा थे वो तो मर जाएंगे,
और इससे इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो हमारी इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें किसी भी स्पीसीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना है, बस एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना के उसे मैनेज करना है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मतलब कि किसी के पास भी पूरी पावर नहीं होती, जो पावर्स होती है वो अकॉर्डिंग टू द चांस बटी होती हैं सब में। इस तरीके के सिस्टम से वो मैनेज करके हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज करते कि उसमें थोड़े से पेस्ट भी हों, थोड़े से इंसेक्ट्स भी हों, लेकिन हार्मफुल नहीं, जो यूज़फुल इंसेक्ट्स हों वो प्रेजेंट हो। ठीक है। Contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful insects। अब इसमें बता रहा है कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है, कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब कि जिसमें मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उस फार्मिंग से जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल वे में आ गई है। मीन्स दैट जो हम लोग की लाइफ है, हम लोग की लाइफ के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए ये कन्वेंशनल फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो चुकी है। Indiscriminately, there is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the web interaction between the myriad of the organisms that constitute the field flora and fauna. The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predator and parasite insects which depend upon them as food or host will not be able to survive। जैसा मैंने बताया कि ये लोग पूरी तरीके से क्यों ख़त्म नहीं करते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म क्यों नहीं करते, ख़त्म इसलिए नहीं करते बिकॉज ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स होते हैं जो इनको खा करके ज़िंदा रहते हैं, और अगर ये इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे बहुत ही ज़्यादा अनडिज़ायरेबल होगा, बिकॉज ऑफ ये बहुत ही ज़्यादा अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सारे इंसेक्ट पेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो ये प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स इंसेक्ट्स जो हैं ये खाएंगे क्या, उसके बाद ये मर जाएंगे, तो इकोसिस्टम में बैलेंस नहीं बनेगा, इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो इंसेक्ट्स रह नहीं पाएंगे, इसीलिए इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें प्लांट पेस्ट जो होते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं प्लांट के अंदर, उसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना होता है। Thus, the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides। और ये जो बायो कंट्रोल का मेजर है, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह है, इसको यूज़ करके हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स पे डिपेंड कम हो रहे हैं। धीरे धीरे करके हमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की यूज़ कम हो रही है बिकॉज ऑफ हम बायो कंट्रोल मेथड्स को, बायो कंट्रोल मेजर्स को ज़्यादा अपना रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज़ टू बिकेम फैमिलियर विद द various life forms that inhabit the field predators as well as pests, and also their life cycle pattern of feeding and the habitat that they prefer। अब इसमें बता रहा है कि जो बायोलॉजिकल फार्मिंग होती है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वहाँ पर जितने सारे इंसेक्ट्स हैं, जो जितने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं उस फील्ड में वहाँ पर जो प्रेजेंट है, उनके साथ जो फार्मर है उसे फेमिलियर होना पड़ता है। फेमिलियर मीन्स दैट उसकी क्या नीड्स हैं उस इंसेक्ट की या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो भी लिविंग क्रिएचर है, जो भी लाइफ फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी क्या लाइफ साइकिल है, वो किस तरीके से फीडिंग करता है, किस तरीके से खाता है, किस तरीके से उसकी हैबिट्स हैं, कैसी हैबिट्स हैं, ये सारी चीज़ों की नॉलेज फार्मर को रखनी पड़ती है जिससे कि वो एक प्रॉपर बायोलॉजिकल फार्मिंग कर सके। दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये बायो कंट्रोल के लिए एक अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट होगी, मीन्स दैट एक अच्छी डेवलपमेंट कर पाएंगे बायो कंट्रोल के लिए अगर इन्हें इन सारे इंसेक्ट्स के हैबिट्स वगैरह की नॉलेज होगी। द वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स द लेडी बर्ड। अब हम लोग कुछ ऐसे इंसेक्ट्स की बात करेंगे जो कि बायो कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लेडी बर्ड को तो आप जानते हैं जिसके ऊपर ब्लैक एंड रेड स्पॉट्स बने होते हैं। ठीक है, वो एक तरीके की बीटल होती है, उसे लेडी बर्ड कहा जाता है। वो एफिड्स को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो एफिड्स को भगाती है। और जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वो मॉस्किटोज़ को भगाते हैं। ठीक है, द वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्जिन्स, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज़ रिस्पेक्टिवली। ये एफिड्स और मॉस्किटोज़ को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। An example of microbial biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is bacteria Bacillus thuringiensis। अब Bacillus thuringiensis एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स होते हैं, जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है, उसे मीन्स दैट उसकी डेथ करवा देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वो हार्मफुल होते हैं।
इसमें होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, इसके जो स्पोर्स होते हैं इसको बीटी स्पोर्स भी कहा जाता है। इसके स्पोर्स को वाटर में मिक्स कर दिया जाता है और जितने वल्नरेबल प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज़, जहाँ पर ये जो बटरफ्लाइज होती हैं काफ़ी ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे इसे स्प्रे कर दिया जाता है। और स्प्रे करने के बाद क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है, जो इंसेक्ट का लार्वा होता है, वो इन सारी चीज़ों को खाता है, ठीक है। एंड खाने के बाद जो इंसेक्ट के लार्वा का गट होता है उसमें टॉक्सिन रिलीज़ होता है और उसकी वजह से जो इंसेक्ट का लार्वा होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं। द वेरी ये तो हो गया। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT, से हम BT भी कहते हैं. There are available in sackets as dried spores which are mixed with water and sprayed into vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. जैसे मैंने बताया कि इसके स्पोर्स को वाटर में मिक्स करके फ्रूट ट्रीज़ वगैरह पे स्प्रे कर दिए जाते हैं, विच आर देन ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, जिसे इंसेक्ट के लार्वा खा लेते हैं. इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज़ रिलीज, और जो लार्वा का गट होता है उसमें टॉक्सिन रिलीज होता है. एंड द लार्वा गेट किल्ड, उसके बाद जो लार्वा होती है उसकी डेथ हो जाती है, लार्वा किल हो जाता है. द बैक्टीरियल डिसीज विच किल्स द कैटरपिलर but larva other insects unharmed but leave other insects the bacterial disease which kill the caterpillar but leaves other diseases unharmed. ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सिर्फ कैटरपिलर्स जो होते हैं उन्हें ही मारता है, लेकिन दूसरे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है, ठीक है. Because of the development of methods of genetic engineering in the last decades or so, the scientists have introduced beta thuringiensis toxic genes into plants. ये जो बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है, इसके टॉक्सिक जीन्स जो होते हैं इन्हें प्लांट में पहले से ही, मीन्स दैट स्प्रे करने की ज़रूरत ना पड़े, इसे पहले से ही इसके जीन्स को प्लांट में डाला जा रहा है. ये साइंटिस्ट जो हैं ये डालने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ इससे जो प्लांट होगा वो डिसीज़ रेजिस्टेंस होगा इंसेक्ट पेस्ट पे. सच प्लांट्स आर डिसीज़ रेजिस्टेंस टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, मीन्स दैट अगर कोई भी इंसेक्ट पेस्ट उन पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी. बिकॉज ऑफ इसमें पहले से ही बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो बैक्टीरिया है वो पहले से ही इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. BT cotton is one of the such example which is being cultivated in some states in our country. BT cotton इसमें का एक टाइप है, एक एग्जाम्पल है BT cotton, जो कि हमारे कंट्री के काफ़ी सारे स्टेट्स में ग्रो किया जाता है. BT cotton के बारे में चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा ब्रीफ में दिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है. यू विल लर्न अबाउट मोर इन दिस चैप्टर 2, ओके, जैसे मैंने बताया. A biological control being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus trichoderma. अब बता रहे ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा एक फंगी होता है, एक फंगस होता है जो कि प्लांट को डिसीज़ रेजिस्टेंस रहने में हेल्प करता है, मीन्स दैट प्लांट्स को डिसीज़ से क्योर करवाने में हेल्प करता है. ट्राइकोडर्मा स्पीसीज ऑफ फ्री लिविंग फंगी. ये जो ट्राइकोडर्मा होते हैं ये फ्री लिविंग फंगी होते हैं, और ये जो होते हैं ये रूट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं. रूट इकोसिस्टम में ट्राइकोडर्मा जो फंगी होती है, जो फंगस होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस. काफ़ी सारे ऐसे प्लांट पैथोजेंस हैं जो कि हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए. उनके लिए ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है, ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम भी कहा जाता है, जो ट्राइकोडर्मा है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है. बिकॉज ऑफ ये काफ़ी सारे पैथोजेंस को किल कर देता है जो कि हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए. फिर आता है बैक्यूलोवायरस. बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. अब बैक्यूलोवायरस वो पैथोजेंस होते हैं जो इंसेक्ट्स और काफ़ी दूसरे आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं. ये जो बैक्यूलोवायरस है, द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस used as biological control agents are in the gene न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. अब ये बता रहे हैं कि ये जो बैक्यूलोवायरस होते हैं ये काफ़ी सारे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं, ये पैथोजेंस होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के जीनस में आते हैं, मीन्स दैट न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के टाइप्स में आते हैं. These viruses are excellent candidates for specific epithide, narrow spectrum, insecticial application. They have been shown to have no negative impact on plant, animals, mammals, birds, fishes और इवन और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स. अब ये बता रहा है कि ये जो बैक्यूलोवायरसेस है
ये सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है जो कि हार्मफुल होते हैं, और जो अदर प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस और जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं, उनके ऊपर ये जो बैक्यूलोवायरस है ये उन्हें किल नहीं करते, ये सिर्फ उन्हीं को किल करते हैं जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल है। दिस इज़ स्पेशली डिज़ायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग conserved to aid in all over integrated pest management program or when an ecological sensitive area is being treated। अब आप पूछेंगे कि ये जो IPM है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये क्या है? ये वो प्रोग्राम है जिसमें जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें कंजर्व किया जाता है। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स मीन्स दैट जो इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको कंजर्व किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है, उनको सिक्योर रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका दूसरे प्लांट्स और मैमल्स जो हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उन पे इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये IPM प्रोग्राम करता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो करता है। और जो बैक्यूलोवायरस है, बैक्यूलोवायरस इस प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, जिसमें आएगा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे एंड वो पार्ट भी काफ़ी जल्द आ जाएगा। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।